सर सैटरडे को क्लास होगी, डिस्कस करेंगे इस बात में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर का जीएसटी। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर जीएसटी अगर आता है ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में, तो उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है, इस बात में डिस्कशन चल रहा है। जीएसटी समझे ध्यान से। सर जीएसटी एसेट है कि लायबिलिटी बताइए। सर लाइब्रेरी करेक्ट है जी, दोनों। अगर हमने जीएसटी पे कर रखा है तो ये एडवांस टैक्स की तरह हो गया। जब एक बिजनेसमैन कोई चीज परचेज करता है तो उस पर जीएसटी नाम का टैक्स देता है, और गवर्नमेंट उसे कहती है कि जब आप ये सामान बेचोगे या बिजनेस में इस्तेमाल करोगे तो आप भी जीएसटी कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से, तो उस जीएसटी से ये वाला जीएसटी सेट ऑफ कर देंगे। देखो सेट ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, तो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पर मुझे टैक्स देना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक और प्रॉपर्टी बेची, उसमें 20 लाख का लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर मुझे 20 लाख का प्रॉफिट उधर हुआ, लेकिन उधर 20 लाख का लॉस भी हो गया, तो नेट ऑफ सेट ऑफ करें तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, ना प्रॉफिट ना लॉस, मुझसे टैक्स ना लिया जाए। तो गवर्नमेंट नहीं लेती ऐसे में टैक्स, इसे कहते हैं सेट ऑफ करना। गेन से लॉस को सेट ऑफ कर देना, इसे सेट ऑफ कहते हैं। अब मैं कुछ परचेज करके लाया हूं सामान, 1 लाख का सामान मैं परचेज करके लाया हूं, और 10% के हिसाब से मैंने उसको 10,000 रुपए टैक्स दिया। ये सामान मैंने बेचा अपने कस्टमर को 1,50,000 में, 1.5 लाख में बेचा। 10% के हिसाब से मैंने कस्टमर से 15,000 रुपए टैक्स के ले ली। मतलब मैंने कस्टमर को बोला कि सामान तो 1.5 लाख का है, लेकिन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है टैक्स का 10%, तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मेरे कस्टमर ने टोटल 1,50,000 प्लस 15,000 165 मुझे दिया होगा, करेक्ट। अब उसमें से मुझे 1.5 लाख अपनी जेब में रख देने हैं और 15,000 गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन जब मैं 15,000 गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो मैं उनसे कहूंगा सर मैं 10,000 ना ऑलरेडी दे चुका हूं परचेजिंग के टाइम पर, तो इसको सेट ऑफ करवाओ। इससे गवर्नमेंट सेट ऑफ कर देगी, अब मुझे नेट सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं। 10,000 मैं अपनी पॉकेट में रख लूंगा जो टैक्स के पे किए थे परचेज के टाइम। फिर समझाता हूं। तो जब परचेज के टाइम हम टैक्स पे करते हैं तो इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। जब हम परचेज के टाइम टैक्स पे करते हैं तो उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। इनपुट क्यों बोल रहे हैं सर? गुड्स अभी आ रहे हैं इन, यहां पर गुड्स जा रहे हैं आउट, या आउटपुट जीएसटी। तो सर ये इनपुट जीएसटी पांचों में से क्या हुआ? एसेट हुआ। किस लॉजिक से एसेट है सर? अगर मैं किसी को पैसे देता हूं और वो अल्टीमेटली मुझे रिफंड मिल जाना, अगर मैं किसी को टैक्स के पैसे देता हूं और मुझे अल्टीमेटली उसका रिफंड मिल जाना है, तो ये मेरे लिए एसेट ही तो हुई। सोच के देखो, कस्टमर से मैंने 15,000 रुपए ले लिए, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 10,000 रुपए दी, तो 10,000 अपनी जेब में रख लिए, गवर्नमेंट को 5,000 रुपए दी। सॉरी, कस्टमर से 15,000 रुपए ले लिए पूरे टैक्स के, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 5,000 दी, 10,000 अपनी जेब में रख लिए, तो कहीं ना कहीं रिफंड ही तो मिल गया। समझ आ रही है बात? अगर गवर्नमेंट सेट ऑफ ना कराए तो पता क्या होगा? एक के आइटम पे बार-बार टैक्स लगता रहेगा। मैंने 100 की खरीदी, उस पर टैक्स दिया, अब ये 150 की बेची, फिर 150 पे टैक्स, फिर कोई कस्टमर इसको लेकर के फिर आगे बेचेगा, क्योंकि एक आइटम तो 10 बार बिकती है। मैन्युफैक्चरर बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, वो रिटेलर को बेचेगा, वो कस्टमर को बेचेगा। एक आइटम तो कई बार बिकती है ना, तो हर बार टैक्स लगेगा, तो आइटम तो बहुत महंगी हो जाएगी। कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, टैक्स पे टैक्स। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सेट ऑफ अलाउ करती है। जब भी बिजनेसमैन को बोलती है कि अगर आप परचेजिंग कर रहे हो और आप टैक्स भर रहे हो तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, अगर आप इसको आगे बेचते हो तो। आगे नहीं बेचते, कंज्यूम कर लेते हो, तो रिफंड नहीं होगा। फिर समझते हैं सर एग्जांपल में कि सर मैं गुड्स खरीद करके लाया हूं 1 लाख रुपए का, 10% के हिसाब से 10,000 रुपए टैक्स दे दी। फिलहाल तो मैंने अपनी पॉकेट से 10,000 रुपए दे दी, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये सामान आगे बेचोगे तो आपका इसको हम रिफंड कर देंगे। तो मैं सामान 1 लाख का सामान फॉर एग्जांपल 1.5 लाख में बेचता हूं, 10% के हिसाब से 15,000 टैक्स मैंने कस्टमर से ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब जमा करने का टाइम आया तो मैंने 10,000 रुपए लेस कर दिए और 5,000 रुपए ही दिए गवर्नमेंट को। समझ आ रही है बात? तो सर ये एसेट कैसे है? एसेट इसलिए है कि मैंने किसी को पैसा दे दिया और ये मुझे वापसी मिल जाएगा, खर्चा तो है नहीं।
अगर ये पैसा मैंने दे दिया, टैक्स को वापसी नहीं मिलना, तो एक्सपेंस हुआ, वापसी मिलना ही, वापसी मिल जाएगा, ये वाला से एसेट हो गया। कौन मारी बात? फॉर एग्जांपल कि सर मान लीजिए मैं टेनेंट हूं, किराएदार, और मैंने कोई जगह रेंट पर ली, मैंने रेंट किया, उसको पैसे दिए, ये तो मेरा एक्सपेंस हो गया क्योंकि वापसी नहीं मिलना। लेकिन मैं जब सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा दिया, अगर मैं एज अ टेनेंट लैंडलॉर्ड को, जनरली जब हम रेंट पर जगह लेते हैं तो 2 महीने का रेंट हमें एज अ एडवांस सिक्योरिटी के रूप में देना होता है जनरली, बाकी बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड है। तो मान लीजिए 2 महीने का रेंट मैंने एडवांस में दे दिया एज अ सिक्योरिटी, वो रिफंडेबल होता है, तो वो तो मेरे लिए एसेट है ना टेनेंट के लिए, क्योंकि पैसा वापसी मिल जाएगा, वो एक्सपेंस नहीं। अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं और वो वापसी मिल जाना है तो वो एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है? ये पैसा वापसी मिल जाएगा इसलिए एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस पर आप आउटपुट जीएसटी पांचों में से क्या है? तो वो लायबिलिटी कैसे है, समझना इस चीज को। जैसे ही मैंने कस्टमर से 15,000 रुपए ले लिए, 15,000 रुपए मेरी पॉकेट में आ गए, ये है पैसा गवर्नमेंट का, तो किसी और का पैसा अपने पास रखा है, इसी को तो लायबिलिटी कहते हैं। बैंक से लोन लिया है, इसी बैंक का पैसा मेरे पास रखा हुआ, लायबिलिटी। गुड्स क्रेडिटर से उधार लिए, सामान क्रेडिटर के मेरे पास रखे हुए हैं, लायबिलिटी। किसी और का पैसा मेरे पास रखा, उसे तो लायबिलिटी कहते हैं। दूसरा अपने पास रखा ही क्यों? जैसे कस्टमर से लो, गवर्नमेंट को जमा कराओ, लायबिलिटी होगी नहीं उससे। सर कस्टमर तो हर 5 मिनट के बाद आता है कि नहीं? शॉप पे कस्टमर तो बार बार आता रहेगा, दिन में 50 बार कस्टमर आएंगे, तो ना 50 चक्कर लगाएंगे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने क्वार्टरली का सिस्टम रखा हुआ कि अप्रैल मई जून जितना भी टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करो तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें जमा करा देना। तो 3 महीने वो लायबिलिटी रहता है, वो जैसे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं पैसा तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो 31 मार्च को अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च जो चौथा क्वार्टर है, इसमें जितना भी कस्टमर से मैंने पैसा ले रखा है टैक्स का, उसको मैं 31 मार्च को लायबिलिटी बोल रहा हूं। और जैसे ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो आउटपुट जीएसटी जब तक मैं पे नहीं कर देता गवर्नमेंट को तब तक ये लायबिलिटी रहती है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मेरे को जीएसटी दिख जाए तो उसके आगे डेफिनेटली वर्ड लिखा होगा इनपुट या आउटपुट, क्योंकि कभी भी हम जीएसटी अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करते। या तो इनपुट जीएसटी डेबिट क्रेडिट करते हैं या आउटपुट जीएसटी डेबिट क्रेडिट करते हैं, सिर्फ जीएसटी डेबिट क्रेडिट नहीं करते। तो बताइए ट्रायल बैलेंस में अगर आपको इनपुट जीएसटी दिख जाए तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटपुट जीएसटी दिख जाए तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इतनी क्लियर हो पा रही है बात? नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना है। अभी तो सर हमने इतना समझा कि इनपुट जीएसटी बिल्कुल क्लियर माइंड में हो गया कि एसेट होता है, बैलेंस शीट एसेट में आएगा, और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। अब सुनिए एक बात, डेटर मान लेते हैं 10,000 रुपीज है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस की सारी आइटम लायबिलिटीज में आती है, इट्स अ नेगेटिव एसेट, हेंस कैरीज क्रेडिट बैलेंस। इनकम एक्सपेंस नहीं है इसलिए बैलेंस शीट में आता लायबिलिटी। डेटर एसेट है तो एसेट में आता है। ये क्या बता रहा है? कितना पैसा मेरा मर सकता है नेक्स्ट ईयर। ये क्या बता रहा है? कितना पैसा मुझे टोटल मांगना है डेटर से। तो इसका डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट में है, इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी है। लेकिन दोनों अगर दूर दूर रखी है ना तो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन निकल रही है। अगर क्रेडिट वाली आइटम को मैं इसी में से लेस करके दिखाऊं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स 1000, फिर आउटर कॉलम में लिखूं 9000, तो ज्यादा अच्छी पिक्चर निकल करके आ रही है क्या कि टोटल मुझे कस्टमर से 10,000 रुपए मांगने, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1,000 रुपए मर सकते हैं, तो 9,000 तो पक्का मिल ही जाए। ये मैं लग रहा है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रोविजन वर्ड जहां होता है वहां अंदाजा होता है, एस्टिमेशन होता है। तो इसको मैंने क्रेडिट ना लिख करके इधर लिखा ताकि और अच्छी इंफॉर्मेशन निकल करके, समझ पा रहे हो बात को? अब यहीं पर देखो जीएसटी वाले में, सर आउटपुट जीएसटी देख करके क्या समझ में आ रहा है कि इस कंपनी, आप सोचो कि आप इन्वेस्टर हो और किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो और जज करना है आपको कमी और अच्छाइयां निकालनी है, पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं ये सोचना है। आप देख रहे हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इस कंपनी की लायबिलिटी 15,000 है। अच्छा मतलब इसने गवर्नमेंट को 15,000 रुपए देने हैं, पेंडिंग है इसके 15,000 लायबिलिटी है। इधर देख रहे हो आप
कि इनपुट जीएसटी 10,000 रुपए, इसका मतलब 10,000 रुपए इसका इसने एडवांस टैक्स भर रखा है जो कि इसका एडजस्ट हो जाएगा। ये दोनों आपने अलग अलग पढ़ा, इंफॉर्मेशन कम निकल करके आई। अब देखिए अब पढ़िए इसको कि गवर्नमेंट को 15,000 देने हैं, ऑलरेडी 10,000 रुपए टैक्स दे चुका है, तो फाइनली इसको 5,000 रुपए देना है अपनी पॉकेट से। अब बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर निकल करके आ रही है सर। तो ये है हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट में अब इनपुट जीएसटी एसेट में नहीं लिखने वाले, हम लायबिलिटी में से डिडक्ट करने वाले हैं। ध्यान रखें नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, पहले बेसिक चीज सीखेंगे फिर और इंप्रूवमेंट करेंगे। हमने अभी तक क्या सीखा सर कि जब भी हमें आउटपुट जीएसटी दिख जाए, लायबिलिटी दिख जाए, वो तो लायबिलिटी में ही लिखनी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर इनपुट जीएसटी दिख जाए जो कि एसेट होती है, लेकिन इसको एसेट में नहीं लिखना, आउटपुट जीएसटी में से ही माइनस करके दिखाना है। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करना है। मुझे बताओ इनपुट जीएसटी ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड मिलेगा? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट होता तो डेबिट साइड में होगा। ट्रायल बैलेंस में आउटपुट जीएसटी कौन सी साइड होगा? क्योंकि लायबिलिटी होता है क्रेडिट साइड। इनपुट जीएसटी डेबिट साइड में होता है क्योंकि वो एसेट है, लेकिन फिर भी इसको एसेट में नहीं दिखाएंगे, आउटपुट जीएसटी से माइनस करके दिखाएंगे। और आउटपुट जीएसटी तो नॉर्मल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में ही आएगा। यहां तक क्लियर हो पा रही है बात? यहां तक क्लियर हो पा रही है बात? एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज। सर 2 लाख का मैं सामान खरीद के लाया हूं, 10% टैक्स के हिसाब से 20,000 रुपए इनपुट जीएसटी बनता है। पहले भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन बढ़िया वाली, पहले नॉर्मल तरीके से लिखते हैं कि आउटपुट जो है एग्जांपल चेंज करा जी मैंने, ध्यान से देखना पिछले इसमें क्या फर्क आ रहा है। परचेजिंग करी है 2 लाख रुपए की, 10% के हिसाब से 20,000 रुपए टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं। जरूरी नहीं कि सर सारा सामान बिक जाए उसी क्वार्टर में। लॉकडाउन लग गया सर, सामान बिका ही नहीं, दुकान बंद रह गई, या किसी भी वजह से नहीं बिक पाया सामान, सिर्फ 1.5 लाख का ही सामान बिक पाया है, 50,000 का सामान गोदाम में रखा हुआ। 1.5 लाख का सामान बिक गया, 10% के हिसाब से मैंने कस्टमर से 15,000 रुपए टैक्स के ले लिए। अब मुझे 15,000 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं, 20,000 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं, ये सिचुएशन है। ठीक, तो अल्टीमेटली मुझे पैसे लेने ही हैं, देने तो है नहीं। मतलब जब पैसे पेमेंट करने का टाइम आएगा तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा अपनी जीएसटी की रिटर्न में। रिटर्न मतलब जो फॉर्म है इसमें सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी, उसमें मैं लिखूंगा कि मेरी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की तरफ 15,000, लेकिन मैंने ऑलरेडी इनपुट वाला टैक्स भरा हुआ 20,000, तो मेरे फाइनली 5,000 रुपए रिफंडेबल निकलते हैं, मुझे पे नहीं करने। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे सर बैलेंस शीट में? इस बार आउटपुट जीएसटी यहां आ जाएगा, यहां ना करके। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है सर, गवर्नमेंट को 20,000 रुपए टैक्स भर चुका हूं और 15 की लायबिलिटी निकल रही है, तो 5 बैलेंस रहता है। गवर्नमेंट रिफंड नहीं करती इस 5,000 को, अगले क्वार्टर में एडजस्ट करती है। मतलब होता है अगले क्वार्टर में टैक्स ज्यादा बन जाए तब एडजस्ट हो जाएगा, तब भी नहीं बना तो उससे अगले क्वार्टर मतलब रिफंड नहीं करेगी गवर्नमेंट, लेकिन एडजस्ट तो हो ही जाएगा, ऐसा तब भी रहेगी। समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट को मैं टैक्स दूंगा, प्रॉफिट पर टैक्स जाऊंगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा लॉस हो गया तो ना गवर्नमेंट मुझे पैसे देगी कि आपका लॉस हो गया तो आप टैक्स ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। समझ आ रही है बात? लेकिन गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर सकती है कि आपका इस साल लॉस हो गया ना, इसको संभाल लो, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो उस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से इस साल के लॉस को सेट ऑफ कर लेना, सो दैट आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बताता हूं, एग्जांपल मैं इनकम टैक्स से ले रहा हूं। मान लीजिए इस साल की इनकम मेरी 10 लाख और 30% के हिसाब से मैंने 3 लाख रुपए टैक्स दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर मुझे 10 लाख का लॉस हो गया, तो लॉस के केस में गवर्नमेंट तो मुझे टैक्स नहीं देगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अपने लॉस को ना संभाल के रखो, ये अगले साल काम आएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मुझे 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 लाख का प्रॉफिट ये, और मैंने इसको बचा के रखा हुआ, तो संभाल के रखा हुआ 10 लाख के लॉस को। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ 5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। अब 5 लाख का 30% मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए की टैक्स दूंगा, तो लॉस काम तो आया। लॉस के बड़े फायदे हैं सर, लॉस हमारा टैक्स बचाता,
लॉस मेकिंग कंपनीज करोड़ में बिकती है। बहुत कंपनी ऐसी है जो मतलब बुकिश कंपनी खोल ली, उसमें सेल वेल कुछ है नहीं, लॉस दिखाते रहते हैं, लॉस दिखाते रहते हैं, करोड़ों रुपए का लॉस होता है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, उसमें बहुत करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, खूब टैक्स ज्यादा है, तो कोई कंपनी बिक रही है इसमें 4-5 साल से लॉस चल रहा है, मैं उस कंपनी को खरीद लूंगा। उसके लॉस और मेरा प्रॉफिट मिक्स होकर के मेरा प्रॉफिट बड़ा कम शो होगा और टैक्स कम जाएगा। तो लॉस से टैक्स कम हो जाता है, ये बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो सर इनपुट आउटपुट का ये तो समझ में आ गया कि इनपुट एसेट में, आउटपुट लायबिलिटी में, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कभी ये दोनों कूद के इधर बैठ जाते हैं, कभी ये दोनों इधर बैठ जाते हैं। तो करना क्या? करना ये है सर, हायर की साइड पहुंच जाओ। अगर इनपुट वाला का अमाउंट ज्यादा है तो उसी की साइड पहुंच जाओ आउटपुट वाले को। अगर आउटपुट वाले का अमाउंट ज्यादा है तो इनपुट वाले को आउटपुट की साइड ले जाओ। सिंपल सी बात, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में पॉजिटिव फिगर दिखनी चाहिए, आउटर कॉलम में पॉजिटिव फिगर दिखनी चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट सर मतलब कभी अलग अलग तो बैठेंगे नहीं, इनपुट आउटपुट हमेशा एक साथ ही बैठेंगे। ठीक है, लायबिलिटी में बैठेंगे या एसेट में बैठेंगे, डिपेंड करता है किसका अमाउंट ज्यादा, किसका पल्ला भारी। लायबिलिटी वाले का अमाउंट ज्यादा है तो दोनों लायबिलिटी की साइड पहुंच जाएंगे, और अमाउंट एसेट वाले का ज्यादा, इनपुट वाले का ज्यादा है तो दोनों साइड पहुंच जाएंगे इनपुट की। सर मान लीजिए दोनों का बराबर है तो जहां मर्जी लिख दो, जीरो आने बाहर। दोनों का ही अमाउंट अगर बराबर है तो जहां मर्जी लिख दो, एसेट में लिखो, लायबिलिटी में लिखो, बाहर जीरो ही आना। क्लियर हुई यहां तक बात है? चलिए सर, इनपुट अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए सिर्फ इनपुट जीएसटी दिखे तो एसेट में, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आउटपुट जीएसटी दिखे तो लायबिलिटी में, दोनों दिखे तो कहां लिखोगे? सर जिसका अमाउंट ज्यादा, अगर इनपुट वाले का अमाउंट ज्यादा है तो एसेट में लिखेंगे दोनों को, और आउटपुट वाले का अमाउंट ज्यादा है तो लायबिलिटी में लिखेंगे दोनों। दोनों को प्लस करके लिखेंगे कि माइनस करके लिखेंगे? हमेशा माइनस करके लिखेंगे, प्लस करके कभी नहीं लिखेंगे। क्लियर हो रही है इतनी बात? पक्का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है? अच्छा, अभी मैंने बात करी थी सिर्फ जीएसटी की, अब मैं तीनों जीएसटी की बात करने वाला हूं। सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग और आईजीएसटी अलग। बताइए जी, कौन सा जीएसटी लगता है इस केस में? आईजीएसटी। इसमें कौन सा लगता है? इसको नहीं ध्यान का बता रहा हूं मैं फिर से, ये हमने पढ़ा है टर्म 1 में, फिर से बता रहा हूं सर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले गुड्स पर अलग टैक्स था सेल्स टैक्स के नाम से, और सर्विस पर अलग टैक्स था सर्विस टैक्स के नाम से। इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम रख दिया गया है जीएसटी। अब गुड्स पर अलग टैक्स नहीं है, सर्विस पर अलग टैक्स नहीं है, दोनों पर एक ही टाइप का टैक्स है जीएसटी। इसमें काफी जब जीएसटी लॉन्च किया गया तो काफी सारे न्यू आइटम्स पर भी टैक्स ऐड किया गया, इसलिए गवर्नमेंट की कलेक्शन ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में 1 लाख करोड़ रुपीस क्वार्टरली की गवर्नमेंट की इनकम है इस जीएसटी से। हर चीज पर रेट अलग अलग है। लग्जरी आइटम पे टैक्स का रेट ज्यादा होता है, नेसेसिटी वाली आइटम जैसे कि मेडिसिन, बुक्स, इन पे जीएसटी 0 होता है, और जैसे जैसे नीड ज्यादा होती है टैक्स बढ़ता रहता है। मतलब बेसिक है तो कम आइटम है। अभी फुटवेयर पर 5 से 12% हुआ है, जूते चप्पल महंगे हो गए 1 तारीख से। कपड़ों पर भी 12 से 15 कर दिया गया था, 12 से 5 कर दिया गया था, लेकिन वापस ले लिया गया, मतलब नहीं बढ़ाया। दिसंबर में आ गया था कि 5 से 12 कर देंगे जनवरी से, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। काफी सारे मॉल्स के भी आए थे मेरे पास ईमेल वगैरह, जिससे परचेजिंग करता रहता हूँ मैं, कि 1 जनवरी से जीएसटी 5 से 12 हो रहा है तो सारे कपड़े महंगे हो जाएंगे, जैसे दिसंबर में सेल वगैरह लग रही है तो आके ले सकते हैं। खैर, मैंने आपको आइडिया दिया, जीएसटी नीड के हिसाब से कम ज्यादा रेट होते हैं। अब सर जीएसटी देखो, गवर्नमेंट जो है 2 टाइप की होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ उसी स्टेट की जिम्मेदारी है, उसी स्टेट को डेवलप करना है, उसी स्टेट पे खर्चे करना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे खर्चे देखती है जो ओवरऑल पूरी कंट्री के बेस पर होते हैं, स्टेट वाइज नहीं होते। जैसे कि जो आर्मी है, आर्मी स्टेट वाइज नहीं होती, वो देश की रक्षा कर रही है, स्टेट की रक्षा नहीं कर रही, तो उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स की जो कलेक्शन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है पूरी।
इनकम टैक्स की जो कलेक्शन होती है, जितना पैसा इनकम टैक्स से आता है, वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं मिलता। जो सेल टैक्स होती है, सेल टैक्स से जो आमदनी होती है, उसमें दोनों आधा आधा बांटते हैं। सेल टैक्स की जो आमदनी होती है, जिसका नाम जीएसटी है, उसकी आमदनी आधी आधी बांटते हैं। तो अगर मान लीजिए सेम स्टेट, दिल्ली में ही एक बायर है, दिल्ली में ही एक सेलर है, और एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, उस पर जीएसटी बन रहा है, तो वो आधा आधा बांट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जीएसटी का रेट अगर 18% है, तो 9% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। तो उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा है कि कितना भी टैक्स बनेगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट का, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लेकिन तब जब सेम स्टेट में ही बायर हो, सेम स्टेट में ही सेलर हो। लेकिन सर अगर बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में हैं, दिल्ली वाला पर्सन यूपी वाले पर्सन को सामान बेच रहा है, तो इसमें लड़ाई हो रही है। दिल्ली वाले की, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि भैया बायर यहाँ का है, तो यहाँ से सेल मानी जाएगी। यूपी वाला कहता है सेलर यहाँ का है, तो यहाँ से सेल मानी जाएगी। तो सर हमेशा दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है, तो इस सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है आईजीएसटी के नाम से, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर किसी दूसरी स्टेट में सामान बिक रहा है, तो ये क्लियर कट नहीं हो पाता कि कौन सा बिजनेस जो है वो पैसा ले। ये पता इनकम टैक्स में भी आता। मान लीजिए किसी यूएस की कंपनी ने मुझे हायर किया किसी काम कराने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ किसी काम के लिए। अब तो मुझे वहां से फीस मिल रही है, तो अब मैं जो टैक्स दूं वो यूएस की गवर्नमेंट को दूं, इंडियन की गवर्नमेंट को दूं। यूएस की गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपको यहां से इनकम जनरेट हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम ये है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है भाई यहां पर बैठकर काम कर रहे हो तो आपकी यहाँ की इनकम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट करती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इस नाम से, कि अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि इनकम दो जगह आ रही है, तो एक ही गवर्नमेंट टैक्स अगर ले लिया गवर्नमेंट ने, तो दूसरी गवर्नमेंट नहीं लेगी, और किस बेस पर लेगी वो डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ के क्रिकेटर्स बाहर जाते हैं खेलने के लिए और वहां से कुछ इनाम मिल जाता है उनको, तो इनाम जो मिला हुआ उसकी इनकम हो गई, तो वो वहां टैक्स देगी, यहाँ टैक्स दे। तो ये एग्रीमेंट में लिखा होता है पहले से कि कौन से टाइप की इनकम कौन सी कंट्री में टैक्स होगी। तो हर कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे आप लोग। तो एक ही गवर्नमेंट टैक्स लेगी, दोनों नहीं। तो यहाँ पर क्या सिस्टम रखा हुआ है कि अगर एक से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो दोनों स्टेट की लड़ाई होती है कि किसकी इनकम आने, तो स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा पैसा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी के नाम से। ध्यान रहेगा। इसका सीजीएसटी से नाम नहीं रखा, कंफ्यूजन लोगों को ना हो कि सीजीएसटी इतना है तो उतना बराबर एस भी होगा। अगर लोगों के माइंड में क्या फिट है, जितना सी उतना एस, तो यहाँ पर इसका नाम लेकर सी रख देते ना, तो लगता है एस भी देना है, इसलिए इसका नया नाम रख दिया आईजीएसटी। तो मान लीजिए ये वाला टैक्स 18% है, तो पूरा का पूरा 18% गवर्नमेंट के पास लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी के नाम से। थोड़ा सा रिकैप लिया जी हमने, तीन जीएसटी कौन से हैं? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट वाला, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है। कौन सा टैक्स कब लगता है ध्यान रहेगा जी आपको। पर हमने सेम ही स्टेट में बेचा है, अगर उसी स्टेट में बायर उसी स्टेट में सेलर, तो सी और एस दोनों लगेगा आधा आधा। अगर अलग स्टेट में बेचा है तो खाली आई लगेगा बस, जो भी रेट दे रखा। ठीक है जी। इसका मतलब बैलेंस शीट में सर अब तीन इनपुट और तीन आउटपुट मिल सकते हैं। नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। मैंने बहुत सारे केस स्टडी दे रखी है इसकी बुक के अंदर, क्लास में ही करवाऊंगा। इसका मतलब सर अब जीएसटी अभी तो 2 आ रहा था बस, एक इनपुट एक आउटपुट, अब 6 आ रहे हैं। 3 टाइप के इनपुट अलग, 3 टाइप के आउटपुट अलग। इनपुट वाला सर एसेट है डेफिनेटली, चाहे कोई सा भी हो। आउटपुट वाला डेफिनेटली लायबिलिटी है, चाहे कोई सा भी हो। तो अगर सर माइनस प्लस का चक्कर ना हो तो इस तरीके से आंसर आएगा, इनपुट सारे एसेट में, आउटपुट सारे लायबिलिटी में। सही है। अच्छा सर आई वाला जो है आउटपुट है 6, इनपुट है 5, तो मैं क्या करूंगा, किधर किसको किधर लेके जाऊं, इनपुट वाले को लायबिलिटी में ले जाऊं। तो 6 - 5 1000 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएंगे,
इजी है बिल्कुल। आउटपुट सीजीएसटी 7000, इनपुट सीजीएसटी 9000। अब क्या करें, इसको कहां लेके जाऊंगा, आउटपुट वाले को एसेट में ले जाऊंगा, 9 में से 7000 माइनस कर दूंगा, आउटर कॉलम में 2000। मतलब जो अमाउंट ज्यादा है उसकी साइड पहुंच जाता छोटे अमाउंट वाला, ऐसा ही होगा। अब क्या करें, कुछ भी कर लीजिए, दोनों का अमाउंट सेम है, या तो इसको इधर लिखकर माइनस करके जीरो लिख दो, या इसको इधर ले जाओ माइनस करके जीरो लिख दो, दोनों तरीके से। ठीक है जी। अब क्या क्या सीखा सर हमने, फिर से देखते हैं। सर आउटपुट है तो लायबिलिटी है, इनपुट है तो एसेट है, और हमें करना क्या है, आई को आई में देखना है, सी को सी से देखना है, एस को एस से देखना है। जिसका अमाउंट ज्यादा हो छोटे वाले को बड़े वाले के पास ले जाओ, दोनों बराबर है तो इक्वल खत्म हो जाएगा, जहां मर्जी ले जाओ फिर तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, ये वाला अमाउंट बड़ा है, 5 वाले को इधर ले जाएंगे, मतलब आउटपुट आईजीएसटी 6 माइनस इनपुट आईजीएसटी 5, और आफ्टर कॉलम में 1000। सही। और सीजीएसटी वाले क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट ज्यादा है, ये वाला अमाउंट कम है, तो कम वाले को इधर ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, इनपुट सीजीएसटी 9 माइनस आउटपुट सीजीएसटी 7, आउटर कॉलम में 2000। इन दोनों का बराबर है, इसको इधर लिख लेता हूं अगर मैं, आउटपुट एसजीएसटी 5 माइनस इनपुट एसजीएसटी 5, आउटर कॉलम में 0। यहां तक क्लियर हो पा रहा है सभी को, पक्का अच्छे से क्लियर है। चलिए पेज अब निकाल लीजिए 155 155 155 पेज नंबर। टॉपिक स्टार्ट है जी जीएसटी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको मुझे दिख रहे हैं सर दो तो इनपुट जीएसटी दिख रहे हैं, सी और एस वाले, दो दिख रहे हैं आउटपुट सी और एस वाले। अब आपको बराबर में तो खाली स्पेस है, यहां पर आपको छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट बनानी है और प्रेजेंटेशन के साथ। तो बराबर में खाली स्पेस है, यहां पर एक बैलेंस शीट बनाइए और उसमें लिखिए आंसर, मेरे बोर्ड पर लिखने से पहले आपको खुद सोचना है कि मैं एसेट में लिखूं कि लायबिलिटी में लिखूं। लिखने से पहले आपको सोचना है कि मुझे लिखना कहां है, एसेट की लायबिलिटी। बात करता हूं जी पहले मैं सीजीएसटी की। मुझे बताइए मैं सीजीएसटी किस साइड लिखूं, एसेट की लायबिलिटी। एसेट कैसे पता लगा, इनपुट बड़ा है इसीलिए। इनपुट सीजीएसटी 5000 माइनस आउटपुट सीजीएसटी 2000 और आउटर कॉलम में आ गया 3000। बताइए यहां तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है कि नहीं। एस वाला बताओ मैं किधर लिखूं, ये भी एसेट में, कैसे पता लगा, इनपुट वाला बड़ा अमाउंट है सर, इनपुट एसजीएसटी 3000 माइनस आउटपुट एसजीएसटी 1000, आउटर कॉलम में 2000। बिल्कुल इजी है जी। लाइब्रेरी साइड खाली रहेगी, जीएसटी नहीं आना उसमें, सिर्फ एसेट में ही आना है। सबको अच्छे से क्लियर है जी। केस 1 स्पेस आपको नोट्स में कम लग रहा हो तो कॉपी में कर सकते हो ये वाला काम, क्योंकि सारे केसेस का करना है। केस नंबर 2 पे आ जाए जी, ध्यान से रीड कर लीजिए, मेरे कराने से पहले आप कर चुके हो, इतनी स्पीड होनी चाहिए। केस 2 पर आते हैं जी।
पहले मैं बात करता हूँ सीजीएसटी की। बताइए सीजीएसटी किधर लिखूं? लायबिलिटी में कैसे पता लगा? आउटपुट बढ़ा है। आउटपुट सीजीएसटी 11,000 है माइनस इनपुट सीजीएसटी 10,000 है। अल्टीमेटली मेरी 1,000 रुपए की लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी में 1,000 रुपए। एसजीएसटी की बात करता हूं, किधर लिखना है? लायबिलिटी में। कैसे पता लगा? आउटपुट बढ़ा है सर। आउटपुट एसजीएसटी 12,000 माइनस इनपुट एसजीएसटी 10,000। आउटर कॉलम में 2000। मतलब सर केस 2 के अंदर एसेट साइड में कुछ भी नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी। क्लियर है ये बात? केस नंबर 3 पर आ गए। ये तीनों जीएसटी हैं इसके अंदर। तो केस नंबर 3 सबसे पहले आई वाला पढ़ लीजिए खुद। बताइए जी आई वाला किधर लिखूं? लायबिलिटी के एसेट। लायबिलिटी कैसे पता लगा? आउटपुट वाला पढ़ा। आउटपुट आईजीएसटी 10,000 माइनस इनपुट आईजीएसटी 8,000। आउटर कॉलम में 2,000। सीजीएसटी की बात कीजिए, एसेट की लायबिलिटी। लायबिलिटी से आउटपुट वाला पड़ा। ये बड़े क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। ट्रायल बैलेंस वाला पूरा क्वेश्चन। एक आध पॉइंट आएगा, उसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए केसेस कराए जा रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी 6 माइनस इनपुट सीजीएसटी 5। आउटर कॉलम में 1,000। एसजीएसटी पे आ जाए जी। लायबिलिटी के एसेट। लायबिलिटी सर अगेन इसमें भी आउटपुट वाला बड़ा। आउटपुट एसजीएसटी है 8,000 माइनस 5,000। इनपुट एसजीएसटी है 2,000। आउटर कॉलम में 3,000। जी कर लिया यहां तक? यस सर। केस 4 और 5 पर होमवर्क है जी। आज के लिए इतना ही।